Hey, so hello maths lover. So today our topic is properties of determinant. ओके, तो हम सोचेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो देखिए, पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर में जो इसकी प्रॉपर्टी होती है हर एक डिटर्मिनेंट की, वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझनी है और उसी को आपको अप्लाई करना है। जीएसबी की जो एग्ज़ाम होती है वो आपको इसी बेस पे पूछते हैं। अगर जो आप डिटर्मिनेंट को पूरा खोलने गए, बराबर, यानी कि उसको एक्सपेंड करने गए, तो वो आपका कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला। ये आप लिख लीजिए जो जीएसबी के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ओके, तो वो प्रॉपर्टी जब आप यूज़ करेंगे तो ही वो सॉल्व हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पे मैं देखता हूँ पहली मेरी प्रॉपर्टी लिखी क्या हुई है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ओके, तो प्रॉपर्टी 1 हमने पढ़ी, वो क्या बोल रहा है हमने समझ लिया। ओके, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो वो मैट्रिक्स के वो डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और अगर जो हम इसको ऐसे इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि ये जो रो है इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ही सेम होगा, यानी कि सिमिलर होगा। ये देखिए इसका आंसर जो आ रहा है वो देखिए, और ये देखिए इसका जो आंसर आया, बराबर। इसको आप खुद से भी अलग अलग डिटर्मिनेंट लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए और आगे देखिए कि क्या होता है, सेम आता है कि नहीं, बराबर। मेरे हिसाब से वो आ ही जाएगा। ओके, अभी प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। इफ एनी रो ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मीन्स ये क्या बोल रहा है कि अगर जो मैं एक रो को एक कॉलम के साथ इंटरचेंज करूं, बराबर, सॉरी, एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करता हूं तो मुझे एक माइनस साइन डिटर्मिनेंट के बाहर रखना होगा, तो ही वो सेम आएगा। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके रखा है। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने क्या किया है, ADH है, BEI है, CFJ है। ओके, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लिख दिया है R1 चेंजेस टू R2। मतलब पहले वाला जो डिटरमिनेंट है मैं इसको सिंपली सॉल्व किया तो मुझे ये मिले पूरे पार्टिकल, ये मतलब पूरा मुझे सॉल्यूशन मिल गया। अभी मैंने क्या किया, आगे मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये देखिए मैंने बी, ये जो टर्म थी पूरी उसको मैंने ऊपर लिख दिया और ये वाले टर्म मैंने पूरा नीचे लिख दिया। अभी मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे ये वाला मिला, तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि इस पूरे के आगे मैंने अगर जो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर और ये आंसर सेम हो जा रहा है। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे का अगर जो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर सेम आ रहा है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है, वो समझने लायक है, और इस प्रॉपर्टी का मेरे हिसाब से कभी भी डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ओके, तो प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। हाँ, और एक बात, यहाँ पे हर प्रॉपर्टी के बाद आपको एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको अगर अच्छा लगता है मैथ्स और सॉल्व करना पसंद करते हैं आप, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। और अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इफ एनी टू रो ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और किसी भी दिन आपको लगता है कि अब मतलब हम जब थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे डिटर्मिनेंट के सम, और आपको लगने लगता है कि यहाँ पे मैं किसी भी दो रो को आइडेंटिकल बना सकता हूँ। देखिए, जैसे कि नंबर्ड वाला जो डिटर्मिनेंट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, उसमें तो आपको दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना होता है, वहाँ पे तो आपको उसको डायरेक्ट खोल के सॉल्व करना होता है। ओके, लेकिन जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिया होता है, कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट दिया होता है, जैसे कि A² 2AB B² CAB, ऐसा कुछ भी रो और कॉलम में लिखा होता है जो समझ के बाहर होता है, तो वहाँ पे आप ट्राई कीजिए कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाइए। मीन्स दो रो और दो कॉलम को सेम बना दीजिए, तो वो डिटर्मिनेंट आपको डायरेक्टली 0 लिख के आगे बढ़ जाना है। और MCQ के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3rd वाली। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या है 4th प्रॉपर्टी। तो 4th प्रॉपर्टी है हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो
और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय के। तो ये हमने पिछला जो एग्जांपल देखा 4.1 का वही है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ मतलब में ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जब भी एक मैट्रिक्स में हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जब हम उसको कॉमन निकालते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में से सेम नंबर कांस्टेंट कॉमन निकल जाता है। लेकिन यही बात जब डिटर्मिनेंट में से आता है तो हमें हर एक कॉलम में से या हर एक रो में से उस कांस्टेंट को बाहर निकालना होता है। तो वो कांस्टेंट 3 बार मल्टीप्लिकेशन होके आता है, बरोबर। तो ये इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरा जो पिछला यही वीडियो में जो पीछे के कंसेप्ट है उसमें आप घुसिए और देखिए क्या है वो। ओके, अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये रही। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सम और all elements of row or column of determinant are expressed as a sum of two terms or more than two terms, then the determinant can be expressed the sum of two determinants. ओके, ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं अपना एक ट्रिक यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं देखिए ये लिखता हूँ, यहाँ पे a प्लस सी, फिर यहाँ पे लिखूँगा a बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस डी, फिर वापस ए बी, कुछ भी लिख सकता है हम, बराबर। तो सी प्लस ई सी और सी। ओके, मैंने ऐसा कुछ लिखा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब ऐसा कोई डिटरमिनेंट दिया हो और मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करने में आपको तकलीफ आ रही है, बराबर। यहाँ पे तो मतलब मैंने सिंपली ए लिख दिया है, वो आप अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करके इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। हाँ, और एक बात और कि ये डिटर्मिनेंट के जो सारे प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहने वाला है मैट्रिक्स के जैसे, तो उसमें आप इजीली क्लियर, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी एकदम सेम रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन डिटर्मिनेंट आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दे देता है कि आपको क्या बोलता है वो, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट हो तो उसको 2 भाग में स्प्लिट कीजिए, एक ऐसे और एक और ऐसे कीजिए कि जैसे कि ए डी ए बी ई सी सी। ओके, तो इस 2 पार्ट में आप इसको स्प्लिट कर दीजिए तो आपको ये वाला टर्म इजीली आप इसमें मतलब कि रिड्यूस कर सकते हो और दोनों के साथ, इस दोनों डिटरमिनेंट के साथ आप पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं आपको करने के लिए। ऐसा कब आपको यूज़ करना है कि जब आप पूरी तरह से फंस जाते हैं तभी आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। मतलब इजी होता है डिटरमिनेंट के सम, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक अच्छी प्रॉपर्टी है। एक आगे के जो क्वेश्चन है उसमें एक बार इस प्रॉपर्टी को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, इफ ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ any row or column of determinant, the equimultiples corresponding element of the other are added, then the value of determinant remains same. Okay, the value of determinant remains same if you apply operation like that. मतलब वो क्या बोल रहा है, इतना सब आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है ऐसा सब समझ में। मैं सिंपली क्या देखता हूँ कि मुझे क्या ऑपरेशन दिया हुआ है। वो ऑपरेशन दे रहा है R1 प्लस आर आई प्लस के आर जे। मतलब क्या बोल रहा है वो कि अगर जो मैं किसी भी, ये मेरा डिटर्मिनेंट था और इसमें मैंने क्या किया, ये जो था अपना ये वाला पार्ट, इसको मैंने के से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दिया। तो वो क्या बोल रहा है कि हम डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स के कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जैसे कि एडिशन करना है हमें या 2 रो को सब्ट्रैक्ट करना है, वो ऐसी कोई भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क चेंजेस नहीं आता है, वो हमेशा इक्वल रहता है। ओके, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। तो ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये प्रॉपर्टी आपको नहीं भूलनी है और लगभग हर प्रॉपर्टी आपको काम आने वाली ही है। ओके, तो आगे आपको सम अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम पीछे की तरह जब हमने मैट्रिक्स में, मैंने 2 वीडियो अलग से बनाए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वैसे ही हम डिटर्मिनेंट में भी ऐसे 2 या 3 वीडियो भी बन सकते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है
तो इसमें 2 या 3 वीडियो जो बनेंगे वो मैं अपने हिसाब से चेक करके बोलूँगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर ज़रूर लगी तो हम उसके सॉल्व भी करेंगे। इसलिए आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। और अगर नहीं समझ में आए कोई क्वेश्चन, अगर आप अभी ये मेरा टॉपिक पढ़ा आपने और उसके बाद तो तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ एक कमेंट में आप बता दीजिए कि क्या क्या डिफ़िकल्टी है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। ये वाले क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, क्योंकि 4-4 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको कम से कम 3 या 4 प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। ओके, यहाँ पे आप इजीली आंसर ला सकते हैं। और एक बात और, जब भी आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो अपनी खुद की मेथड लगाइए, किसी का सॉल्यूशन मत देखिए। मैं बोलता हूँ अगर जो आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम्पल की लगभग 100 मेथड हो सकती है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की, बराबर। तो उसमें से आपको कौन सी कंफर्टेबल होती है वो आप देखिए, क्योंकि मैं इस तरह ही सॉल्व करता था। ओके, हम ये वाला 4.2 है, इसमें आप देखिए, बराबर। आगे आप जैसे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। यहाँ पे देखिए हर प्रॉपर्टी के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सेम क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आपको आराम से उसको सॉल्व करते जाना है। जो जो प्रॉब्लम है वो आप धीमे धीमे सॉल्व करते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है एक कमेंट कीजिए, आपको हेल्प करने के लिए आपका भाई बैठा है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। भैया ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े देने वाला होता है, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से आप जीएसईबी के जो 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू में 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, तो वहाँ पे हलवा की तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से एक बात है कि मुझे 3 पॉइंट दिए हुए हैं किसी भी ट्राइंगल के, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ओके, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अभी आपको बोला कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए, तो मैं इसमें सिंपल सी डिटर्मिनेंट वाली मेथड ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी कोई मेथड इतनी अच्छी नहीं लगती है। ओके, तो मैं पहले डिटर्मिनेंट का साइन बनाता हूँ। फिर ऑलवेज हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना तो हमें नीचे हाफ तो रखना ही होगा। ओके, तो हाफ में पहले ही रख देता हूँ। फिर x1 y1, x2 y2, x3 y3। फिर मैंने जैसे पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, 1 1 1 इसको सॉल्व किया। इजी इजी, तो कमेंट में लिख के बताइए इजी। ओके, द नेक्स्ट, ये टॉपिक तो आपको हलवा लगा होगा। ओके, हाँ, और ये ऐसे क्वेश्चन ये आप खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, नहीं पता चले तो कमेंट कीजिए। ओके, ये देखिए इजी वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, मज़ा देने वाले। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर? देखिए माइनर और कोफैक्टर एक छोटा सा टॉपिक है जो समझने वाला है और ईजी है। ओके, तो माइनर और कोफैक्टर हम समझते हैं, लेकिन इसकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये हेल्पफुल है अदर क्वेश्चंस में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ माइनर। ओके, तो माइनर के लिए हम एक न्यू पेज ओपन करते हैं जहाँ पर हम समझेंगे माइनर। ओके, माइनर 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 माइनर, ये सीओसी वाला माइनर नहीं है। ओके, माइनर देखते हैं। माइनर देखिए, कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे बोला है कि माइनर फाइंड कीजिए, लेकिन किसका माइनर? माइनर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर पोजीशन पे अप्लाई करने का होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन से समझते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि माइनर ऑफ एलिमेंट 6। माइनर ऑफ एलिमेंट 6 क्या होगा? तो ये 6 है, तो यहाँ पे आपको माइनर पूछा है, तो आपको क्या करना है, इस कॉलम, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिख देना है ऐसे 1 2 7 8, और इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। ये भी एक डिटर्मिनेंट ही है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 - 14 दैट मीन्स -6, ये मिल गया। अभी मैं बोलता हूँ कि आप माइनर फाइंड कीजिए 9 का। ओके, 9 का फाइंड करना है, तो मुझे ये रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इसको लिखता हूँ मैं 1 2 4 5। ओके, तो 5 × -8 -3, तो इस एलिमेंट का माइनर है -3। असलियत में कुछ है नहीं, आपको जैसे कि हमें पता है कि हम किसी एक रो या एक कॉलम के
रिलेटेड पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते तो यहाँ पे एक एलिमेंट का आपको डिटर्मिनेंट पूछा है। एक बात आपको ये माइंड में रख लेनी है। ओके, अभी कोफैक्टर क्या है भैया जी? कोफैक्टर कुछ नहीं है, कोफैक्टर माइनर ही होता है, लेकिन कोफैक्टर आपको पूछता है, आपकी जो माइंड सेट है उसको पूछता है कि आप डिटर्मिनेंट के साइन कन्वेंशन को भूले तो नहीं, क्योंकि वो आपको बताता है कि साइन कन्वेंशन डिटर्मिनेंट में क्या मायने रखता है। अगर एग्जाम में आपको किसी ने पूछ लिया कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 क्या होता है, बरोबर, तो आप क्या लिख के आओगे? मेरे जैसे जब फर्स्ट ट्राई में ट्राई करते थे वो क्या लिखते थे? 4 6, पहले तो मैं इस पूरे को हटा दूंगा, 4 6 7 9, तो मैं इसको लिख के आ गया 36 माइनस 42, तो क्या होगा? -6, ओके सॉरी +6, -6, लेकिन इसका असली कोफैक्टर होगा +6। क्यों ऐसा? तो भाई आप पहले डिटर्मिनेंट के पोजीशन पे तो देखिए वो किस पोजीशन पे 2 है, तो वो माइनस वाली पोजीशन पे 2 है, तो मुझे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा डिटर्मिनेंट को। ओके, तो वो मुझे आंसर दे रहा है +6। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि क्या है डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर, हाँ, और हाँ, अगर जो ये वाले पोजीशन पे, ये वाला जो 1 वाली पोजीशन है, वहीं पे आपको कोफैक्टर पूछा हो तो वहां पे माइनर एंड कोफैक्टर आर बोथ आर इक्वल। ओके, जिस जगह पे माइनस नहीं आता है, बराबर, तो वही वो उस जगह को छोड़ के बाकी जब सब जगह पर माइनर एंड कोफैक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और इजीली फटाफट मक्खन की तरह इसको सॉल्व कीजिए पूरी एक्सरसाइज को, और मज़े से मज़ा लेके वो कीजिए, क्या बोल सकते हैं हम, आराम कीजिए। ओके, तो अभी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एक माइनर एंड कोफैक्टर में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो पूरा एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, उसके ऊपर मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इज इक्वल टू, मतलब मैंने क्या बोला है, A11 दैट मीन्स ये वाली पोजीशन, एंड A31 यानी दिस एंड दिस, ये वाली पोजीशन। इस पोजीशन का मुझे कोफैक्टर निकालना है, हाँ, और कोफैक्टर को लिखते हैं A और माइनर को लिखते हैं M। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बोला है कि अगर जो मैं किसी भी, मुझे ये वाली इक्वेशन मुझे किसी भी डिटर्मिनेंट में मिलती है, तो यहाँ पे देखिए जो A वाली पोजीशन है, ये A जो बोल रहा है वो होता है कोफैक्टर। ओके, ऐसा कभी भी बोलेगा तो मुझे लिख देना है चुपचाप 0। ऐसा क्यों? तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ना होगा, नोट दी हुई है एक ये वाली। ये देखिए मुझे ये वाली इक्वेशन सेम दी हुई है, देखिए मैंने भी ये वाली इक्वेशन ही लिखी है। ओके, मतलब क्या है कि एलिमेंट किसी दूसरे रो का हो और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का फाइंड करने को बोला है आपको, तो वो ऑलवेज आपको 0 ही दे देगा। इसमें आपको सोचने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी एक सिंपल टॉपिक था, वो आपको समझ लिया है। मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है ये टॉपिक। तो ये देखिए सेम एलिमेंट दूसरे टॉपिक, हाँ, और यहाँ पे जो A दिया हुआ ये एक एलिमेंट है, यानी A11 यानी 2। यहाँ पे क्या बोला है, A12 यानी 6। ये देखिए पूरा आपको दिया है, पहले इसमें आपको पहले माइनर फाइंड करना है, फिर इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड कीजिए। ओके, ये पूरा पार्ट आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप स्वाइपली इसको आगे बढ़ाइए और इजीली सॉल्व कीजिए। ओके, ये मुझे लगता है बहुत इजी टॉपिक है आपके लिए। और ये एक बात भूलना मत, ये जो मैंने समझाया अभी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, तो अभी है नया एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए मैथ्स को।